मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। जैसा कि हमने लेक्चर में पढ़ा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ME 307 के, जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। तो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल का ही जो सबसे पहली स्टेज आती है वो आती है डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली ये होती है कि फ्यूचर में हमारे को क्या क्या चीज़, कितनी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की रहेगी, कितनी या सर्विसेज की कितनी डिमांड रहेगी, इसका फोरकास्ट करना। क्योंकि डिमांड फोरकास्ट के आगे फ्यूचर में हमारे को कितना डिमांड रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्लान कर सकते हैं कि कितना हमारे को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह की मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से फोरकास्टिंग जो करना वो बहुत ज़रूरी है, और इसी के बेस पे हमारा फ्यूचर का जो प्लान है वो डिसाइड रहता है कि किस तरह से हम उसको निकालते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए सबसे पहले ये आता है कि जैसे इंट्रोडक्शन के हिसाब से अपन ये बताया, मैंने जो बताया ही है कि आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, सो इज़ द बिजनेस। हमारी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी, बिजनेस में भी बहुत अनसर्टेनिटी होती है। एंड चेंजेस आर इवन सीन इन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर डिपेंडिंग अपॉन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो कंज्यूमर के जो टेस्ट के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। तो हमारे को उस हिसाब से डिमांड जो निकालना ये बहुत मुश्किल होता है। In short, all calculation and speculations of a firm regarding detail of its product depend on demand. तो इसीलिए जो है ना, जो सारी कैलकुलेशन या स्पेकुलेशन जो भी हम करेंगे फ्यूचर में क्या होगा, ये स्पेकुलेशन मतलब अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारे को किस चीज़ की कितनी ज़रूरत रहेगी, डिमांड रहेगी, वो ये सारी डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्या डिमांड फ्यूचर में रहेगी, इसको निकालना। And in this topic we will study about various methods to calculate those prediction and objective behind them. तो इसलिए हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारा जो फ्यूचर में जो डिमांड है इसके निकालने की अलग अलग जो तरीके हैं वो क्या रहेंगे, ये हम इसमें निकालेंगे। तब आता है कि इसका मतलब क्या है, फोरकास्ट का मतलब क्या है। तो ए फोरकास्ट इज ए गेस और एंटीसिपेशन और ए प्रिडिक्शन अबाउट एनी इवेंट विच इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या चीज़ हमारी डिमांड रहेगी वो उसको निकालना, ये फ्यूचर में ये फोरकास्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एन इंडिविजुअल में फोरकास्ट हिज जॉब प्रोस्पेक्ट, ए कंज्यूमर में फोरकास्ट एन इंक्रीज इन हिज इनकम, देयरफॉर परचेजेड, एंड सिमिलरली ए फर्म में फोरकास्ट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी तरह से मतलब क्या है कि कोई इंडिविजुअल क्या फोरकास्ट के फ्यूचर में उसका जॉब का प्रोस्पेक्ट क्या होगा, उसकी कंज्यूमर ये डिमांड डिसाइड करेगा कि उसकी इनकम क्या होगी, तो ये एक तरह से फ्यूचर में क्या रहेगी वो एक फोरकास्ट वो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने एक्सपेंसेस और वगैरह सारे डिसाइड करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्शन और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ ए फर्म प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। एक फर्म कई सारी प्रोडक्ट भी बना सकती है या एक प्रोडक्ट भी बनाती है, तो उसका फ्यूचर में उसका क्या प्रिडिक्शन रहेगा, क्या कितनी डिमांड रहेगी, ये सारा डिसाइड करना डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। इसके और ये है जो डिमांड के बेस पे ही वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, किस तरह से उसकी प्लानिंग रहेगा, क्या इफेक्टिव प्लानिंग रहेगी, वो डिमांड के बेस पे। तो इसलिए डिमांड की जो निकालना वो किसी भी बिजनेस की बैकबोन है कि सही डिमांड हमारे को पता होगी तो फ्यूचर का हम सारा प्लान निकाल सकते हैं। तो डिमांड जो है बेसिकली दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म डिमांड एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड मतलब ये होती है कि आपके नियर फ्यूचर में हमारे को कितना ज़रूरत है, जैसे कि अगले दिन या अगले महीने या एक साल 2 साल, जो एक कम पीरियड के लिए जो हम डिमांड कैलकुलेट करते हैं कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए कि हम आपको कितना प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी वो निकालना, वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। और लॉन्ग टर्म ये होता है कि 5 साल 10 साल तक के लिए, कि उस टाइम में आगे के पर्सपेक्टिव में उस हमारे कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा, आगे कंज्यूमर की कितनी डिमांड रहेगी, ये निकालना लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में जैसा कि मैंने अभी बोला ही है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी हेल्प इन ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। शॉर्ट टर्म में हम क्या है कि जो शॉर्ट टर्म में कितना हमारे को प्रोडक्शन करना है, तो ये प्रोडक्शन पॉलिसी डिसाइड करने में काम आता है।
ठीक है। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, उसके अकॉर्डिंग हमारे को लेबर की कितनी अवेलेबिलिटी है ये निकालना रहता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कि इस दौरान जो रॉ मटेरियल की कितनी जरूरत पड़ेगी वो निकालना। और अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, इस दौरान फंड्स को कितना हमारा जरूरत पड़ेगी, कितना बजट जरूरत पड़ेगा, कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसका अरेंजमेंट करना है। एंड प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि मतलब इस जो शॉर्ट टर्म में 1 साल या 2 साल में जो प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे उसका प्राइसिंग क्या रखेंगे, क्या रहेगा, ये पॉलिसी भी इस डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करती है। इफ द पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग इज मोर देन 1 ईयर देन इट इज टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। जब 1 साल से ज़्यादा अगर मतलब डिमांड हो तो उसको हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग देते हैं। तो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग आर एज फॉलो। लेबर रिक्वायरमेंट, के अब जैसे लॉन्ग टर्म के हमारे को कितना परमानेंट लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम एक तरह से निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अरेंजमेंट के फंड का अरेंजमेंट कितना रहेगा आगे के फ्यूचर में, वो किस तरह से रहेगा। जैसे हम मान लो कहीं से फाइनेंस करा रहे हैं तो फाइनेंस कितना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे को इंस्टॉलमेंट्स कितनी देनी होगी, ये सारा भी हमारे को डिसाइड करना होगा। टू डिसाइड अबाउट एक्सपेंशन, के आगे के फ्यूचर में हमारा एक्सपेंशन किस तरह से होगा, वो के प्लांट की अभी जो कैपेसिटी उसको हमारे को बढ़ाना, ताकि हो सकता है फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा हो तो कितनी ज़्यादा हमारे को डिमांड इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह बढ़ानी होगी, ये हमारे को देखना होता है। अब आता है डिमांड की आवश्यकता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये है। तो इफेक्टिव प्लानिंग, सबसे पहले अगर डिमांड सही होगी तो इससे इफेक्टिव प्लानिंग हम कर पाएंगे और बिल्कुल रिलायबल वे में कि एंटिसिपेट कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्या क्या कितनी लेबर, कितना रॉ मटेरियल, कितने इक्विपमेंट मशीनरी, ये सारा डिसाइड कर पाएंगे। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमारा डिमांड अगर हमने सही तो अनसर्टेनिटी कम रहेगी। अनसर्टेनिटी कम रहती है तो हमारा जो फ्यूचर का प्लान है हम जैसे कि हम प्लान करते हैं वैसा हम कर सकते हैं, हमारे को वेरिएशन उसमें नहीं करना पड़ता है, तो अनसर्टेनिटी को ये कम करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, के इन्वेस्टमेंट कितना क्या करना है वो डिसीजन हम ले पाते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, कि रिसोर्सेज जो है वो कितने मतलब किस तरह से हम उनको यूज लेंगे। रिसोर्सेज का मतलब हमारे मटेरियल, मशीन, लेबर, स्पेस, इनको हम किस तरह से यूज लेंगे, किस तरह से उनको एलोकेट करेंगे, वो हम इसमें डिसाइड कर पाते हैं। प्राइसिंग डिसीजन, कि हमारा डिमांड के बेस पे कि हमारे को इतनी डिमांड रहेगी तो, क्योंकि अगर जैसे कम डिमांड है और हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम लॉस में जा सकते, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को प्राइसिंग के भी डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हमारे ज़्यादा डिमांड रहती है तो हम ज़्यादा मास में प्रोडक्शन करेंगे तो हम सस्ता भी उसको निकाल सकते हैं। तो प्राइस के डिसीजन में हमारे को बहुत ये मदद करता है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक, these estimate may be as excessively high price and lost sales, अगर ज़्यादा होगा तब इसके मतलब है। और ओवर पेसिमिस्टिक में अगर हम लेस प्राइस रखें, these estimate demand में लीड टू a price which said to be low resulting in losses। तो ये हमारे को किस तरह से हम उसको डिमांड को डिसाइड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, के फ्यूचर में कंपटीशन में हमारा क्या रहेगा, उसकी में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हमारे को मार्केट में किस तरह से माल को बेचना है, अपने कंपटीटर से कैसे फेस करना है, वो हम पूरी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। मैनेजरियल कंट्रोल, फोरकास्टिंग डिस्क्लोज द एरिया वेयर द कंट्रोल इज लेकिंग, इट मस्ट बी इन ऑर्डर टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी ये इस तरह से कंट्रोल करता है। तो डिमांड की जो ये स्टेजेस हैं, कैसे करते हैं हम। डिटरमाइन पर्पज ऑफ फोरकास्ट, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट यहाँ उल्टा लिखा है कि डिमांड डिटरमाइन परचेज ऑफ फोरकास्ट, पर्पज ऑफ फोरकास्ट, हमारे फोरकास्ट की जरूरत क्या है, पहले तो ये डिसाइड करें। फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कि किस प्रोडक्ट की हम डिमांड निकाल रहे हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक, कि किस तरीके से हम फोरकास्टिंग करेंगे ये निकालना। देन गैदर एंड एनालाइज डाटा, बेसिकली फोरकास्टिंग कैसे होती है कि पुराने हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उन डाटा के बेस पे आगे फ्यूचर में क्या होगा उसको डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करना और उनको एनालाइज करना उसके बेस में, और फिर एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड, और फिर इसके बेस पे हम फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। अब डिमांड बेसिकली क्या है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव, दोनों को मिला के हम फोरकास्टिंग करते हैं कि इस क्वालिटी की चीज़ हमारे को इस क्वांटिटी के हिसाब से जरूरत पड़ेगी।
तो ये फोरकास्टिंग उसकी होती है। क्वालिटेटिव टेक्निक में क्या होता है, दे मेनली एम्प्लॉय ह्यूमन जजमेंट टू प्रिडिक्ट इवेंट्स। क्वालिटी में क्या वो कह सकते हैं हम, अच्छा या खराब, तो ह्यूमन जजमेंट के आधार पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फ्यूचर में अच्छा होगा या खराब होगा, उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक मेथड। इसमें हम क्या है, इसको माइक्रो इकोनॉमिक मेथड कहते हैं। क्या रहेंगे कि हम एक जजमेंट के आधार पर कोई चीज अच्छी है खराब है, क्वालिटी अच्छी है खराब है, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। कोई क्वांटिटेटिव मेथड नहीं दे सकते हमको कि ये मतलब कि इतनी संख्या में होगा या ये होगा। क्वालिटी को हम क्या है कि किसी क्वांटिटी या एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकते उसको, तो वो चीज कहलाती है। इट इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट ओपिनियन। अब इसमें कैसे कर सकते हैं अच्छा है खराब के, कोई एक्सपर्ट से हम ओपिनियन लें कि ये चीज अच्छी होगी खराब होगी। सर्वे मेथड के मार्केट हम सर्वे करवाएं कि कितना हमारे को उस चीज की जरूरत है, तो कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे, सैंपल सर्वे लेते हैं। कई बार सेल्स फोर्स ओपिनियन, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनकी राय लेते हैं। और एंड यूज सर्वे, मतलब जो कंज्यूमर जो लास्ट में जो यूज करता है उस चीज को, वहां से सर्वे लेते हैं। तो सर्वे के बेस पे और इस तरह से हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स लेते हैं। ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, दिस मेथड फॉर फोरकास्टिंग डिमांड सीक द व्यूज ऑफ एक्सपर्ट ऑन लाइकली लेवल ऑफ डिमांड। इसमें हम एक्सपर्ट का, जैसे हम बताया, एक्सपर्ट से हम राय लेते हैं और उसके बेस पे हम इसको डिसाइड करते हैं। इफ द फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ सेवरल एक्सपर्ट देन इट इज नोन एज पैनल कंसेंसस। हम कई सारे अगर एक्सपर्ट से लेते हैं तो वो पैनल कंसेंसस कहलाता है। ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पैनल कंसेंसस इज डेल्फी मेथड। दिस मेथड सीक्स द ओपिनियन ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें कई ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स से हम राय लेते हैं और उसके आधार पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। द रेस्पॉन्सेस रिसीव्ड आर एनालाइज्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। और इस तरह से एक्सपर्ट से जो डाटा मिलते हैं उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी एनालाइज करती है और उसके बेस पे प्रोडिक्शन करते हैं। सर्वे मेथड में क्या करते हैं हम, in this method data is collected from all customers and then added to arrive the total expected demand of the product। इसमें सारे कस्टमर से हम उनसे सर्वे लेते हैं, सर्वे कराते हैं उस क्वालिटी के बारे में, किस तरह की क्वालिटी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है। द मेथड इज कॉम्प्रहेंसिव एंड कैन गिव बेटर फोरकास्ट ऑफ द डिमांड। क्योंकि इसमें क्या कस्टमर बहुत सारे होंगे और कस्टमर एक्चुअल जो यूज ले रहा है वो उसको हमारे को राय देगा, तो इससे हमारे को फोरकास्ट ज़्यादा बेटर हो सकती है। ये पर ये इसमें सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा मास में हमारे को कलेक्शन करना पड़ेगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और कॉस्टली भी है ये तरीका। कंज्यूमर सर्वे, ओनली ए फ्यू कंज्यूमर, मतलब सैंपल सर्वे। इसमें क्या, कंज्यूमर से हम सारे कस्टमर से नहीं लेके एक सैंपल ऑफ कस्टमर से हम लेते राय और उससे हम इसको निकालते हैं। तो ओनली ए फ्यू कंज्यूमर्स आर सेलेक्टेड एंड देयर व्यूज ऑन द प्रोबेबल डिमांड्स आर कलेक्टेड। दस दिस इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो इसलिए ये क्या कि कंप्लीट एन्यूमरेशन जो करते हैं उसका छोटा फॉर्म है, तो इससे हमारा कॉस्ट भी कम हो जाती है और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरह से हम इस चीज से भी कर सकते हैं। सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे, इन दिस मेथड द सेल्स पर्सन आर एक्सपेक्टेड टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड सेल्स। इसमें क्या, जो सेल्स जो करते हैं, जो मार्केटिंग में जो हमारे सेल्स पर्सन हैं जो मार्केटिंग करते हैं, उनसे हम राय लेते हैं और उनकी राय के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। The sales force which has been selling the product to wholesaler, retailer, consumer over a period of time is considered to know the product and the demand pattern में very well। तो जो सेल्स पर्सन है वो ज़्यादा हमारे को अच्छी तरह से बताते हैं, क्योंकि वो होलसेलर से भी डील करते हैं, रिटेलर से भी डील करते हैं, कंज्यूमर्स को भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो उनको आइडिया होता है, तो उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर इंटीग्रेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत, क्योंकि जो सेल्स पर्सन है वो ज़्यादा अच्छा सब चीज़ों को समझते हैं, तो वो बिल्कुल सही राय हमको दे देते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ सेल्समैन। तो ये बेसिकली सेल्समैन के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ यूजफुल टू फोरकास्ट सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बेसिकली ये कब है, जब नया प्रोडक्ट कोई है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। कंज्यूमर्स एंड यूज सर्वे, इस तरह the end use method may focus on forecasting the demand of intermediary goods. Such goods can also be exported or imported beside being used by domestic production of the goods। मतलब end user जो है वो किस तरह से उसको यूज लेगा। For example, milk is a commodity which can be used as an intermediary good for production of ice cream, पनीर and other dairy product। तो intermediary दूसरे रूप में हम इस तरह से इसको यूज लेते हैं।
फिर आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक इन दिस मेथड इन्वॉल्व्स वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल और डाटा फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट। These methods are also called microeconomic methods. Involves prediction of activity and firm and branded product and commodity. क्वांटिटी में हम क्या है कि जो मेथड है, जो इसमें स्टेटिस्टिकल डाटा जो है तरीका है वो हम काम में लेते हैं, और इसमें क्या है जो डाटा है वो मार्केट से कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं कि पास्ट में किस तरह से उसका पैटर्न रहा है, उसके बेस पे हम फ्यूचर में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैटिस्टिकल जो मेथड है वो ये है, इस तरह से है। ट्रेंड प्रोजेक्शन है, इकोनोमेट्री मेथड्स हैं जो इकोनॉमिक हैं, और बारोमेट्रिक मेथड्स हैं। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन में क्या होता है कि बेसिकली जो पिछले ट्रेंड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पिछले साल किस मौसम में क्या चीज़ ज़्यादा बिकी, किस तरह से उसका डिमांड पैटर्न रहा, उसके बेस पे हम आगे का ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये तरीका होता है। इकोनोमेट्री में क्या करते हैं कि दो तरीके जनरली लगाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस या साइमल्टेनियस इक्वेशन। बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस मतलब एक तरह से जो डिमांड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन निकालते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर इक्वेशन इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करके उस तरह से करते हैं। और बैरोमेट्रिक मेथड में ये होता है कि पुराना जो क्या तरीका है उसके बेस पे हम उसको निकालते हैं। ये ट्रेंड प्रोजेक्शन में दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अ डिटेल्ड एस्टिमेट हैज टू बी मेड। टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मेथड। इसमें टाइम का है क्योंकि किस किस टाइम पे क्या है, पुराना टाइम में हम तो उसके बेस पे हम इसको ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये ग्राफ में दिखाया गया है कि ये ग्राफ में यहाँ से ये किस तरह से बढ़ रही है डिमांड, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड यूज हिस्टोरिकल एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा। ये पुराने जो हिस्ट्रिकल डाटा है उनको यूज लेके इसमें करते हैं। इन दिस मेथड डाटा इज अरेंज क्रोनोलॉजिकली विच यील्ड टाइम सीरीज। मतलब डाटा जो मिलते हैं क्या पुराने साल के, उनको एक सीरीज में हम टाइम के हिसाब से जमाते हैं, और उन जमा के उसके बाद उसका जो आगे का क्या पैटर्न है वो कैलकुलेट करके निकालते हैं। ये ग्राफिकल या लीस्ट स्क्वायर मेथड, दो तरीके इसमें हम काम में लेते हैं जो आगे डिटेल में देखेंगे। जो ग्राफिकल मेथड है उसमें एक ट्रेंड लाइन, जैसे डिमांड है तो उसके लिए क्या करते हैं, डिमांड को हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे और एक ट्रेंड लाइन है कि वो किस तरह से उसको लाइन उससे फिट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करते हैं। Old values of sales are different areas plotted on graph and based on trend equation we find the best fit। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ये डिमांड है तो इसको हम इसमें बेस्ट फिट जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये एक्चुअल लाइन बन रही है जैसे ड्राफ्ट की, ये सीजनल वेरिएशन है तो इसमें किस तरह से इसका वेरिएशन आ रहा है इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जैसे बहुत अच्छा ये एग्जांपल दिया है कि जैसे हर साल में इस एक्सिस पे ईयर्स ले लिए, इस एक्सिस में डिमांड ले ली, तो 2005 में कितनी डिमांड है, 6 में कितनी है, हर साल में कितनी कितनी डिमांड है, हर साल के एक क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, फिर वापस 2006 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, तो इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने ये मार्क कर दिया और इनसे जो बेस्ट फिट जो लाइन निकल रही है ये लाइन हमारी ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो इस लाइन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में आगे कितनी डिमांड होगी। फिर आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इट इज़ ए मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉर फिटिंग ए लाइन। इसमें मतलब जो लाइन फिट है हमने इसमें तो क्या अप्रोक्सीमेट देख ली, ट्रेंड लाइन में तो ये जैसे बहुत सारे पॉइंट्स जो निकल रहे हैं, इन पॉइंट्स से जो मिड से जो बिल्कुल लाइन निकल रही उसको निकाल लिया। लेकिन इसमें ये निकालने के लिए बेस्ट लाइन फिट लाइन जो निकालने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड काम में लेते हैं। इट इज टू सेट द ऑब्जर्व डाटा पॉइंट इन ए मैनर दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज मिनिमाइज्ड। तो ऑब्जर्व और डाटा और जो कैलकुलेटेड डाटा है इनके बीच की जो वैल्यू है उसको निकाल के उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, इस तरह से निकालते हैं। द लीनियर ट्रेंड इज ऑब्जर्व ट्रेंड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन द टाइम सीरीज। इसका ये तरीका ये है कि बेसिकली हम क्या मानते हैं, एक लाइन मान ली है कि ये लाइन है हमारी, इस जो लाइन जो फॉलो कर रही है डाटा की वो है मान ली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये अपन जानते हैं ये डिमांड ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है। ठीक है, तो y तो है डिमांड है और x है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और a और b ये कांस्टेंट है। तो अगर हमारे को a और b कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए तो हम उसका मतलब
इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं और इस लाइन का इक्वेशन निकाल के हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास फ्यूचर के बहुत सारे डाटा होते हैं, तो उन डाटा का हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वाई और समीशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो समीशन ऑफ वाई इस इक्वेशन में लगाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा सारे समीशन, तो इस तरह से ये समीशन ऑफ तो एक इक्वेशन ही बन जाएगी। इसमें समीशन ऑफ वाई हमारे को पता है, समीशन ऑफ एक्स पता है और एन पता है, नंबर ऑफ डाटा कितना है वो। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन में दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है एक्स वाई, ये हो जाता है ए एक्स और ये हो जाता है बी एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें से भी समीशन लगा देते हैं तो समीशन ऑफ एक्स वाई भी निकाल सकते हैं हम, समीशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं पुराने डाटा के हिसाब से। तो इस तरह से दो हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो चीज ए और बी जो है वो अननोन है, बाकी सारे पता है। तो इन दो इक्वेशन को सोल्व करके हम ए और बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं और ए और बी की वैल्यू निकाल के हम इस लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे 2003 में ये डिमांड है, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में ये है, तो इसके बेस पे हम ये निकालें डिमांड को। तो ये इस तरह से निकाल रखा है। 2003 की डिमांड इनको लिख दिया, 2003 को 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिया और वाई की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लिख दी। अब हमने एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया और एक्स वाई भी निकाल लिया। तो ये तो हो जाएगा आपका समीशन ऑफ एक्स जो है 15, समीशन ऑफ वाई है 700, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 55, समीशन ऑफ एक्स वाई ये निकाल लिया और ये वैल्यूज हम उन इक्वेशन में इस इक्वेशन में रख के और ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यू इस तरह से ये निकाली हुई है यहाँ पे, और इस तरह से ए और बी की वैल्यू जब आ जाती तो हमारे पास लाइन का ये इक्वेशन मिल गया और ये लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो इस लाइन के इक्वेशन से हम किसी भी ईयर की डिमांड इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख के और हम निकाल सकते हैं। तो अब इसमें जैसे ये आया, अब जैसे हमारे को पता है कि 2007 तक है, अब 2012 निकालना, तो 2007 में 5 हो रहा है तो 2012 में कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 है ना। तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 10 रख के हम उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। 9 इंटू एक्स की जगह 10, तो 10 रखेंगे तो ये 203, तो डिमांड इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है सम ऑफ स्क्वायर मेथड। ठीक है। बैरोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि मेथड यूजेस द बिजनेस बैरोमीटर और इंडिकेटर फॉर वेरियस इकोनॉमिक फिनोमिना। द टर्म बैरोमीटर इज यूज्ड टू इंडिकेट इकोनॉमिक फिनोमिना, मतलब बैरोमीटर का मतलब यहाँ ये प्रेशर नापने की तरीका नहीं है। इकोनॉमिक फिनोमिना क्या है कि इकोनॉमी क्या राइज हो रही है कम हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। द एजम्पशन बेस्ड इज बिहाइंड दैट द पास्ट पैटर्न टेंड टू रिपीट देमसेल्फ इन फ्यूचर। इसमें भी पास्ट में क्या पैटर्न हुआ उसको हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हैपनिंग। जैसे कई बार अपन करते हैं ना कि अच्छी बारिश होगी तो इसका मतलब अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो किसान की अच्छी आय होगी, अच्छी आय होगी तो वो बाजार से ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा तो डिमांड बढ़ जाती। तो कई बार जैसे मानसून के बेस पे भी हम हमारी डिमांड को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये बैरोमेट्रिक तरीके हैं इस तरह से। तो फोरकास्टिंग टेक्निक्स दैट यूज द लीड एंड लेग रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिकल वेरिएबल। इकोनॉमिकल वेरिएबल वही हमने जैसे मानसून के बेस पे किसान के हमने आय का देखा, तो इस तरह से कई सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं उनको डिसाइड करके हम निकालते थे। बैरोमेट्रिक मेथड कहलाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स आर एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है तो डिमांड बढ़ेगी। होलसेल प्राइसेस कितनी चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल दे, The Bhuj earthquake in 2001 led to a massive destruction of property building in Gujarat. This necessitated the construction of building. इसके कारण the construction was followed by spurt in demand of cement, fans, tube lights. अब जैसे क्या कंस्ट्रक्शन बिजनेस बढ़ा तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी बढ़ी कि सीमेंट की डिमांड भी बढ़ी, फैंस की, ट्यूबलाइट्स की, इलेक्ट्रिकल सामानों की बढ़ी। तो इस तरह से हर चीज़ें, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक चीज़ बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ों पर भी डिमांड बढ़ती है, तो उसको हम इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक मेथड्स, इकोनोमेट्रिक मेथड में क्या करता है, रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक थ्योरी द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू इकोनॉमिक डाटा। इसमें क्या है, रिग्रेशन मेथड और साइमल्टेनियस मेथड लेते हैं, डिटेल अपन आगे देखते हैं। रिग्रेशन मेथड में क्या होता है कि लीनियर रिग्रेशन में लीनियर इक्वेशन हम निकालते हैं, जैसा कि अपन ने लीस्ट स्क्वायर मेथड में निकाला था। इसी तरह से कोई कर्व में फिट हो रहा है तो कर्व की इक्वेशन हम निकालते हैं, तो वो रिग्रेशन मेथड कहलाता है। इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफ डाटा इज टाइम सीरीज देन वेरिएबल इस तरह से निकालते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज whatever we wish to forecast। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है बेसिकली क्या होगा, डिमांड होती जो निकालते हैं, और
इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, जो जैसे टाइम सीरीज के साथ, वो हम इस तरह से निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। ये जैसे अपन ने ये ए और बी का ये अपन ने रिग्रेशन मेथड, वही है जो अपन ने लीस्ट स्क्वायर मेथड में लिया था, कि इस तरह से हम इक्वेशन मान लिया, स्ट्रेट लाइन अगर मानते हैं तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ए और बी एक्स को निकालने का तरीका ये आपने इस तरह से ए इज इक्वल टू ये, जैसा अपन ने पिछले में निकाला समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समीशन ऑफ वाई, इस तरह से करके, तो सॉल्यूशन ए जो है उसकी वैल्यू आएगी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ वाई माइनस ये, आप अगर फॉर्मूले में ये वही चीज रखेंगे तो इसी तरह से वो आ जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू इस तरह से निकालना, ये इसी तरह से का दिया है डाटा, ये अलग अलग ईयर्स हैं, इसकी ये डिमांड है, ये सेल्स है, ठीक है। तो इन सेल्स को हम आगे किस तरह से निकाल सकते हैं, ये प्रिडिक्शन है। तो ये ईयर हो गया, समीशन ए डी, तो इस तरह से हमने ये समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई समीशन ये निकाल के और वैल्यू को रखेंगे तो हमारे को ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन व्हेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल बिकम्स कॉम्प्लेक्स, इसमें तो हमने स्ट्रेट लाइन माना, अगर स्ट्रेट लाइन में मांग के थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल बनता है तो यूज ऑफ सिंगल इक्वेशन रिग्रेशन मेथड बिकम्स डिफिकल्ट। इन सच केसेस फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज डन यूजिंग मल्टीपल साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड दिस इज ए कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। इसमें क्या है कि एंडोजीनियस वेरिएबल्स आर दो तरह के होते हैं, एंडोजीनियस का मतलब वो इंटरनली आपस में डिपेंडेंट अंदर की चीजों पे डिपेंडेंट होता है, एक्सोजीनियस मतलब बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट होता है। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ सच मॉडल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंडोजीनियस, अंदर ही जो कितने वेरिएबल है उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, फोरकास्ट आर सब्जेक्ट टू डिग्री ऑफ एरर, दे कैन बी नेवर बी मेड विद 100% एक्यूरेसी। तो फोरकास्ट, क्योंकि हम एक तरह फोरकास्ट है, डाटास पे डिपेंड करता है, एस्टिमेशन पे डिपेंड करता है, तो 100% सही हो ये नहीं होता है, ठीक है ना। आल्सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, जो भी क्वांटिटेटिव टेक्निक चाहे रिग्रेशन मेथड है, चाहे लीस्ट स्क्वायर मेथड है, या कोई भी प्रिडिक्शन है, वो एक एजम्पशन पे डिपेंड करती है, तो वो एजम्पशन सही हो ये जरूरी नहीं है। Managers often neglect to examine whether the forecast are supported by reliable information. कई बार क्या आता है, जो इन्फॉर्मेशन जो ली आपने सर्वे किए हैं वो रिलायबल सोर्सेज से नहीं आए तो एरर आने के चांसेस है। तो इस तरह से ये हम फोरकास्ट के कई सारे तरीके हैं, इस तरह से हम फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसके ऊपर अपन करेंगे। धन्यवाद।